The next topic of chapter 3 of civics is the role of the parliament. जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट में जो कि एक हाईएस्ट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसमें कि हमारे पास 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर हैविंग रोल ऑफ द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का रोल क्या है. पार्लियामेंट तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, इट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. सबसे बड़ी जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं. तो पार्लियामेंट का अब जो मेन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जब बनाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट बनती है, तो उसको बनाना, ठीक है, फिर उसको कंट्रोल करना इनका रोल होता है. अब पार्लियामेंट का रोल इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ, जैसे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी कंट्री में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री लोगों का पार्टिसिपेशन डिसीज़न मेकिंग में बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, डिसीज़न मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. पार्लियामेंट हमारी कंट्री का एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास पावर्स हैं. क्योंकि वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को. अब आप देखो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव भी पीपल के होते हैं, जो कि सबसे सुप्रीम पावर है. तो क्योंकि सुप्रीम पावर रिप्रेजेंटेशन करता है, तो अपने आप में पार्लियामेंट क्या हो जाती है, एक सुप्रीम पावर, एक इमेंस पावर बन जाती है. जो पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं वो जो सिलेक्ट किए जाते हैं, वो बेसिकली नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है. ठीक है ना. जैसे कि अब आपके पास जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 ईयर्स में होते हैं. राज्यसभा को आपको मैंने बताया था पहले भी, राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 तो इलेक्टेड होते हैं, 12 को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. सिमिलरली जो ये मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, मीन्स इनको हम MLAs बोलते हैं. सिमिलरली जो हमारे पास लोकसभा है उसमें 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 इलेक्ट किए जाते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं. ठीक है. तो एंग्लो इंडियंस होते हैं. तो इनका जो सिलेक्शन है ये 5 ईयर्स के लिए होता है. और लोकसभा को जो प्रिसाइड करता है, मतलब उसका पूरा जो चेयरमैन का फॉर्म होता है वो एक स्पीकर होता है. और राज्यसभा में जो चेयरमैन है, मतलब जो उसको पूरा प्रिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट होते हैं. अब क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होने के कारण हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट चूज़ किया जाता है, जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर सकता है. और वो जो पर्सन्स हैं, वो पर्सन जो इलेक्ट किए जाते हैं, वो कौन होते हैं, वो MPs बनते हैं. वो कौन बनते हैं, MPs कहलाते हैं. अब आगे हमारे पास में टॉपिक आता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो एक आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, जिसमें आपके पास गिवन है कौन से ईयर के इलेक्शंस के बारे में है. ये 2014 के इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी, ये देखो सारे MPs के बारे में दे रखे हैं. सबसे ज़्यादा MPs किसके थे, 282 भारतीय जनता पार्टी के थे. तो इसलिए और ये जो थी, यही जो पार्टी थी, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, इन्हीं की गवर्नमेंट बनी थी. अब हमारे पास जो ये टॉपिक आता है आगे, अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, तो मतलब जब पहले हमने MPs सिलेक्ट किए, जो MPs होते हैं पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटल जब इकट्ठे होते हैं तो ये पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. अब पार्लियामेंट में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. तो पहला पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और रोल है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. क्लियर. इनका काम क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट की सिलेक्शन करना. पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेजॉरिटी में होती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, मीन सबसे ज़्यादा जिनके MPs सिलेक्ट होते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को ही हम गवर्नमेंट बोलते हैं. और जो अदर पार्टीज़ होती हैं, नेचुरल सी बात है, जो हार गई हैं, वो ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं. वो कौन होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं. उसके बाद ये देखो, ये तो सारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं. 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में होते हैं. ठीक है. और जो मेजॉरिटी जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, वही गवर्नमेंट बनाती है. और मेजॉरिटी के लिए कम से कम जितने टोटल 545 सीट्स हैं, उसमें से हाफ सीट्स से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब है उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिस पार्टी को वो सीट्स मिलती हैं, तो जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MPs बनते हैं, वो पार्टी जो है वो कौन सी पार्टी बन जाती है, वो पार्टी बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है. ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. उसके बाद जो पार्टीज़ अब रह जाती हैं, जो मतलब गवर्नमेंट नहीं बनाती, वो जो सारी पार्टीज़ हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज़ होती हैं. वो सारी पार्टीज़ क्या कहलाती हैं, वो सारी पार्टीज़ हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ का पार्ट होती हैं. वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़
मेजॉरिटी पार्टी को अपोज करती हैं, ठीक है। अपोज करती हैं मतलब वो कॉलिशन बनाती हैं। मींस देखो अब इसमें दो वर्ड इकट्ठे ऑब्लिक करके किए, या तो अपोज करेंगी या उसकी हेल्प भी कर सकती हैं। तो कॉलिशन के लिए सब सही मायनों में वर्ड दिया जाए तो अपोज और कॉलिशन को आप इसमें सपोर्टिंग वे में भी ले सकते हो। तो मींस फिर वो लोग क्या करते हैं, वो कुल मिलाकर क्या करते हैं, वो उसके बाद कॉलिशन गवर्नमेंट बना देते हैं। तो मींस जो पार्टी सब मतलब जो पार्टी अपोजिट पार्टी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पहले ही पता है लीडर होता है लोकसभा में, और प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स की सिलेक्शन करते हैं जो कि अलग अलग अपना चार्ज संभालते हैं। जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और अगर कोई सिंगल पार्टी डू नॉट गेट मेजॉरिटी, ठीक है, अगर कोई पार्टी, अब देखो पहले तो हमने अपोजिशन का कर लिया सारा, अगर मान लो कोई एक ऐसी पार्टी बचती है जिसको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो डिफरेंट, और मान लो कुछ पार्टी उनके साथ ज्वाइन हो जाती हैं, तब हमारी कौन सी सरकार बनती है, वो कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो आपके पास जो मैं आपको बता रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीडर होते हैं लोकसभा की रूलिंग पार्टी का, ठीक है, लोकसभा के लीडर होते हैं वो, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, जैसे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह से इसमें आपके पास नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है, जो जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, जिनके सबसे ज़्यादा एमपीज़ होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, वो तो हमारे कौन सी होती है गवर्नमेंट, वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है। जो उसके अपोजिट पार्ट होते हैं उससे नंबर 2 पे जिनके वोट्स होते हैं वो उनकी अपोजिशन पार्टी होती है। और अदर पार्टीज़ अगर मिलकर एक अलग से पार्टी बना लेती हैं और वो उन पार्टीज़ को अपोज करते हैं, तो वो हमारी एक कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठे हो जाना, ठीक है। अदर पॉलिटिकल पार्टी जब सारी इकट्ठी हो जाती हैं और एक ग्रुप बना लेती है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उस अलायंस को क्या बोलते हैं, हम कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास अगला सेकंड पॉइंट आ जाता है, इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास इसका जो इम्पोर्टेंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। आगे इनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लोग एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या काम होता है, क्वेश्चन आवर ऑर्गेनाइज होता है। जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, एमपीज़ जो हैं गवर्नमेंट की वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आवर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें एमपीज़ क्या इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं, किनसे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उनकी फंक्शनिंग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते हैं। क्लियर, इसमें एमपीज़ मतलब क्वेश्चंस करते हैं ताकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में उनको पता चलता रहे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि किया जाता है इसके अंदर, मतलब पार्लियामेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग। क्योंकि अगर क्वेश्चनिंग होती रहेगी तो गवर्नमेंट को भी चलता है कि पता कि हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। और इसमें बेसिकली आप इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे, इसमें जो हैं एमपीज़ क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। इसमें एमपीज़ क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखो लिखा हुआ है, जो एमपीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन एलिसिट करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर लेता है। इसके अंदर जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, देखो लिखा हुआ है आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि उससे जो भी गवर्नमेंट के अंदर कमियां हैं वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। उनको तो वैसे भी एक मौका चाहिए होता है कमियां निकालने का। तो इस तरह से पार्लियामेंट को गवर्नमेंट से रिलेटेड सारा फीडबैक मिलता रहता है, जिससे कि किसी भी तरह की पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में गवर्नमेंट को एज वेल एज़ हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या लिखना है आपको कि पार्लियामेंट इसमें जब उनका सेशन स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन आर करते हैं जिसमें एमपीज़ जो है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, एज वेल एज़ वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करते हैं, और एज वेल एज़ अपोजिशन पार्टीज़ भी गवर्नमेंट की कमियों को रिवील करते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बनाते हुए उन बातों का ध्यान रखे, और पॉलिसीज़ को बनाते हुए वो हर तरह से पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए अच्छे तरीके से काम करते रहें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉ
लॉ मेकिंग में क्या है आपके पास, देखो ये फंक्शन ज़्यादा नहीं दे रखा, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें, अदरवाइज आप चैप्टर नेक्स्ट पढ़ोगे। लॉ मेकिंग जो थर्ड फंक्शन है, इसमें क्या है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, लॉ बनाना कंट्री के लिए। और इसमें लोकसभा राज्यसभा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उन लॉज को रिव्यू करना और उनके अंदर अगर कोई अल्टरिंग करनी है, अगर उन्हें चेंजेस वगैरह भी करने हैं तो वो भी ईजिली हो सकते हैं। लॉ मेकिंग का काम जब लोकसभा के द्वारा होता है तो उसके अंदर चेंजेस का काम, ठीक है, उसके अंदर जो अल्टरेशन होती है वो कौन करता है, राज्यसभा उसके अंदर करती रहती है। तो इस तरह से ये लॉ मेकिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस तरह से हमारे पास पार्लियामेंट के रोल में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन आता है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उनका पहला काम क्या होता है, जैसे ये गिवन है आपके पास, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नाउ द थर्ड फंक्शन इज, नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज, सेकेंड फंक्शन है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड नाउ द थर्ड रोल ऑफ द पार्लियामेंट या थर्ड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज, मीन्स लॉ मेकिंग। इस तरह से पार्लियामेंट 3 फंक्शंस करता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं, तो देखो पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पार्लियामेंट हैज़ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में जो भी लोग होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड्स का मतलब क्या है, अलग, वो रूरल मेंबर्स भी हो सकते हैं, अर्बन भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजनल पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो वो ठीक है, वो इवन एज वेल एज आजकल दलित और बैकवर्ड क्लासेस को भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंपॉर्टेंट रोल मिलता है। इस तरह से क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोसाइटी को हमें अगर परफेक्ट रिफ्लेक्शन की फॉर्म में शो करना है तो हमें लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें हमारी जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो भी आते हैं और उनके इंटरेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको भी हमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं। पार्लियामेंट में एससी और एसटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व की गई हैं ताकि वो पॉलिटिकल, अगर कोई इलेक्शंस में खड़े होना चाहें तो वो खड़े हो सकते हैं। सिमिलरली आदिवासी वगैरह, दलित्स वगैरह, उनको भी जिनके अंदर ये सारे आ जाते हैं उनको, ताकि वो भी अगर पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहते हैं या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सके। सिमिलरली इसके साथ साथ वुमेन को के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई। हालांकि वो जब स्टार्टिंग हुई थी तो वो सिर्फ 4% थी, लेकिन आज वो 11% हो चुका है, जो कि अभी भी टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कम है पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है कि उन्होंने हर कास्ट को इम्पोर्टेंस दी है। नाउ इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर हमारे पास क्या है कि इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंट्री जो है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट जो है हर तरह के अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, ठीक है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोशिश करती है कि उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सके। इस तरह से कंट्री का, क्योंकि सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, तो सिटीजन्स का फेथ, सिटीजन्स की स्ट्रेंथ को जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट और पीपल की फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट।